अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बुध को अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी और इंतहाई क़दामत पसंद नज़रियात रखने वाले एक्टिविस्ट चार्ली कर्क को यूटा यूनिवर्सिटी में एक डिबेट के दौरान कत्ल कर दिया गया था। चार्ली कर्क एक ऐसे शख्स थे जो अमरीका में सियाह फाम अफराद, ख़वातीन की आज़ादी, ट्रांसजेंडर्स, इस्लाम, मुसलमान, गज़ा, इमिग्रेशन और गन वायलेंस के हवाले से इंतहा पसंदाना ख़यालात और नज़रियात रखते थे, इसका इजहार करते थे। गन वायलेंस को तो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट की तरह करार देते थे। कल हमने चार्ली कर्क के नज़रियात और ख़यालात आपके सामने रखे थे और ये तफसीलात भी आपके सामने रखी थी कि अमरीका में कैसे सियासी इख्तिलाफ सियासी वायलेंस में तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मुतादिद हमले हो चुके हैं और हो रहे हैं और अमरीका की सियासत पर नज़र रखने वाले इस बात से ख़बरदार कर रहे हैं कि ट्रंप के सदर होते हुए अमरीकी सियासत मज़ीद खूनी हो सकती है, क्योंकि वो ऐसे रहनुमा नहीं हैं जो दर्जा हरारत को नीचे लेकर आएँ। चार्ली कर्क अपने मुतनाज़ नज़रियात और ख़यालात की वजह से अमरीका में दाएं बाजू की बहुत बाअसर शख्सियत बन गए थे और सदर ट्रंप भी उनके मोतरफ थे। इसीलिए उनके कत्ल को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीके से ट्रीट कर रही है। सदर ट्रंप ने इतवार तक कौमी सोग का ऐलान किया था, अमरीकी परचम सरनिगू रखने का हुक्म दिया था और चार्ली कर्क के कातिल की तलाश के लिए खुद बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे। और अब चार्ली कर्क के कातिल को पकड़ लिया गया है और मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गैर मामूली तफसीलात सामने आई हैं और अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम के बाप ने उसे गिरफ्तार करवाने में किरदार अदा किया है। आज पहले खुद सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ऐलान किया कि मुलजिम हमारी तहवील में है। इसके बाद FBI और यूटा के गवर्नर ने मीडिया को मुलजिम के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताईं। अमरीकी हुक्काम की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक मुलजिम का नाम टाइलर रॉबिन्सन है, उसकी उम्र 22 साल है। उसे यूटा की वाशिंगटन काउंटी से अरेस्ट किया गया। मुलजिम की तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने बताया है कि तफ्तीशकारों को एक बोल्ट एक्शन राइफल मिली जो तौलिए में लिपटी हुई थी और राइफल के साथ मिले खोलों पर तहरीरें लिखी हुई थीं, जिनमें से एक ये थी कि हे फाशिस्ट कैच। FBI के डायरेक्टर कैश पटेल ने बताया कि मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन को जुमेरात की रात 10 बजे यूटा में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। FBI ने पहले ही फॉरेंसिक शवाहिद का जायज़ा ले लिया है और 11,000 से ज़्यादा लीड्स को चेक किया जा रहा है, जबकि यूटा के गवर्नर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि 11 सितंबर की शाम को मुश्तबा शख्स टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर ने एक फैमिली फ्रेंड से रब्ता किया, जिसने वाशिंगटन काउंटी के शेरिफ्स ऑफिस से रब्ता किया और इतला दी कि टाइलर रॉबिन्सन ने उनके सामने एतराफ़ किया है या इशारा दिया है कि चार्ली कर्क पर हमला उसने ही किया है। जबकि CNN ने दावा किया है कि कानून नाफिज करने वाले एक एहलकार के मुताबिक जब टाइलर रॉबिन्सन के वालिद ने कल हुक्काम की जानिब से जारी की गई तस्वीर से अपने बेटे को पहचान लिया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वो खुद को हुक्काम के हवाले कर दे। फिर उन्होंने मदद के लिए एक यूथ पास्टर को भी फ़ोन किया, जिन्होंने US मार्शल से रब्ता किया और फिर उन्होंने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। यूटा के गवर्नर के मुताबिक तफ्तीशकारों ने टाइलर रॉबिन्सन के एक फैमिली मेंबर से भी बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि टाइलर रॉबिन्सन पिछले कुछ सालों में ज़्यादा सियासी हो गया था और उसने ख़ास तौर पर एक फैमिली डिनर के दौरान चार्ली कर्क का जिक्र किया था और वहाँ पर चार्ली कर्क को नापसंद करने के हवाले से बातचीत की गई। एक और फैमिली मेंबर से बातचीत में टाइलर रॉबिन्सन ने जिक्र किया कि चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी आ रहा है। डिनर के दौरान ही रॉबिन्सन ने कहा कि चार्ली कर्क नफरत से भरा हुआ है और नफरत फैला रहा है। यूटा के गवर्नर के मुताबिक मुलजिम के फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को मजीद बताया कि टाइलर रॉबिन्सन फायरिंग से पहले चार्ली कर्क के बारे में मनफी बातें कर रहा था। इसके अलावा अमरीकी हुक्काम की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या हुक्काम समझते हैं कि टाइलर रॉबिन्सन ने अकेले ही ये काम किया है, तो यूटा के गवर्नर ने जवाब दिया कि जी हाँ, लेकिन तहकीकात अभी जारी हैं। हमारे पास इस वक्त कोई ऐसी इतला नहीं है जिससे मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर हो। गवर्नर ने मजीद बताया कि मुश्तबा हमला आवर टाइलर रॉबिन्सन यूटा वैली यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं था। वो अपने ख़ानदान के साथ वाशिंगटन काउंटी में रह रहा था और काफ़ी अरसे से वहीं रहता आ रहा था। इसके अलावा CNN ने चार्ली के कातिल टाइलर रॉबिन्सन के बारे में मज़ीद तफसीलात शाया की हैं, जिसके मुताबिक टाइलर रॉबिन्सन यूटा के एक छोटे नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला एक बासलाहियत तालिब इल्म था
टायलर रॉबिन्सन यूटा के शहर वॉशिंगटन में पला बढ़ा और उसे यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी, जैसा कि अवामी रिकॉर्ड और सोशल मीडिया से जाहिर होता है। इसकी वालिदा ने 2021 में फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें रॉबिन्सन स्कूल की जानिब से मिलने वाली रेजिडेंट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के बारे में एक खत पढ़ रहा था। CNN के मुताबिक वोटर रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी और उसने हालिया 2 इंतखाबात में वोट भी नहीं डाला था। लेकिन एक फैमिली मेंबर ने तफ्तीशकारों को बताया कि रॉबिन्सन पिछले चंद सालों में ज्यादा सियासी हो गया था, जैसा कि आज यूटा के गवर्नर भी बता रहे थे। अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क के कातिल को गिरफ्तार करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी तहकीकाती इदारा FBI गुज़िश्ता रात से ही मुलजिम के हवाले से कई लीड्स मिलने का दावा कर रहा था। FBI ने गुज़िश्ता रोज़ ही मुश्तबा मुलजिम की कुछ तस्वीर जारी की थी और आवाम से शनाख्त में मदद करने का कहा था, जबकि आज मुलजिम की कुछ वीडियोस भी जारी की गई थी और मुलजिम की तलाश और गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $1 लाख इनाम देने का ऐलान भी किया गया था। जबकि अमरीकी मीडिया भी चार्ली कर्क के हवाले से एक वीडियो सामने ले आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स लंगड़ाते हुए चल रहा है। मीडिया का कहना है कि यह जगह यूटा यूनिवर्सिटी कैंपस के करीब एक रिहायशी इलाका है जहां मुश्तबा मुलजिम चार्ली कर्क पर फायरिंग से पहले वॉक करता हुआ वेन्यू के करीब दाखिल हो रहा है और वो लंगड़ा कर इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने पैंट में कोई ऑब्जेक्ट छुपा रखा है। FBI ने मुलजिम की जो तस्वीरें रिलीज़ की थी उनमें देखा जा सकता है कि मुलजिम ने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है और शर्ट पर अमरीकी झंडा बना हुआ है। मुलजिम ने टोपी और चश्मा पहना हुआ है और बैग भी उठा रखा है और वो किसी इमारत की सीढ़ियां चढ़ रहा है और मुमकिन तौर पर यही वो वक्त था जब चार्ली कर्क यूटा यूनिवर्सिटी में डिबेट का हिस्सा थे, तलबा से बातचीत कर रहे थे और अपनी प्रूव मी रॉन्ग मुबाहिसे की टेबल पर बैठे हुए थे और आखिरी लम्हात में ट्रांसजेंडर्स और गन वायलेंस पर सवालों का जवाब दे रहे थे। मगर इसी डिस्कशन के दौरान मशकूक इमारत की छत से चार्ली कर्क की गर्दन पर गोली मारी जाती है और उनकी गर्दन से खून तेज़ी से बहता है और वो कुर्सी से गिर जाते हैं। चार्ली कर्क को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जिंदा नहीं बच सके और फिर अमरीकी हुक्काम ने चार्ली कर्क पर फायरिंग के बाद मुलजिम के भागने की वीडियो भी जारी कर दी जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है। आप स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं कि मुलजिम इमारत की छत से छलांग लगाता है, तेज़ी से सड़क की तरफ भागने लगता है। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं और आसपास 1-2 लोग भी नज़र आते हैं और जब मुलजिम सड़क के करीब पहुँच जाता है तो वो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर देता है। जबकि CNN ने चार्ली कर्क पर कातिलाना हमले के हवाले से एरियल इमेजेस और वीडियो शवाहिद से एक तफसीली एनालिसिस पेश किया है जिसमें बताया गया है कि मुलजिम ने करीबी छत से चार्ली कर्क को निशाना बनाने की पूरी कार्रवाई कैसे अंजाम दी। इसके अलावा यह दावा भी सामने आया है कि चार्ली कर्क का कातिल मुमकिन तौर पर शिकारी हो सकता है, इसलिए वो इतनी दूर से इतना दुरुस्त निशाना लगा सका। BBC के मुताबिक FBI के साबिक एजेंट डेनिस फ्रैंक्स का कहना है कि चार्ली कर्क पर फायरिंग करने वाला शख्स मुमकिन तौर पर शिकारी था। उन्होंने BBC को बताया कि इस किस्म का निशाना लेने के लिए बहुत ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत होती है, ताहम एक तजर्बाकार शूटर के लिए इतने फासले से निशाना लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। साबिक FBI एजेंट ने मज़ीद कहा कि जिस इलाके में चार्ली कर्क को कत्ल किया गया और मुसल्लह शख्स ने जिस एतमाद से उन्हें निशाना बनाया, इसके बाद वो ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि हमला आवर शिकारी हो सकता है। हुकाम का कहना है कि चार्ली कर्क को गर्दन में गोली लगी थी जिससे उनकी मौत वाक़ई हुई। गोली करीबी इमारत की छत से चलाई गई थी। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस मकाम पर चार्ली कर्क बैठे हुए थे उससे तकरीबन 130 मीटर फासले पर छत पर कोई मौजूद था। चार्ली कर्क के कत्ल की तहकीकात और उनकी आखिरी रसूमात को अमरीकी हुकूमत इंतहाई हाई प्रोफाइल तरीके से अंजाम दे रही है। खुद सदर ट्रंप गैर मामूली दिलचस्पी और हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने चार्ली कर्क के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने का ऐलान कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ पेंटागन में 9/11 की याद में होने वाली तकरीब के दौरान ट्रंप ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि चार्ली अपनी जनरेशन का एक जाइंट था, वो आज़ादी का अलमबरदार था और लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन था। चार्ली कर्क को मेडल देने के अपने इरादे का ऐलान करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात की ज़मानत दे सकता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, बहुत ही बड़ा। इसी तरह खुद अमरीकी नायब सदर JD वैंस और उनकी अहलिया ने अमरीकी नायब सदर के लिए मखसूस एयरफोर्स 2 तैयारे में चार्ली कर्क की मैयत को यूटा से एरिजोना पहुंचाया और खुद JD वैंस सिक्योरिटी एहलकारों के साथ कॉफिन को सहारा देते हुए मैयत के साथ साथ चलते नजर आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसराइली हमले के बाद इतवार को कतर में अरब इस्लामी ममालिक का अहम सरबराही इजलास होने जा रहा है। हमले पर
अरब ममालिक शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात ने दोहा हमले पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया है, जबकि कल अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी हमले की मजम्मत की है और गैर मामूली पेशरफ्त में अमेरिका ने भी इस बयान की हिमायत की है। इस हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल ने जुमेरात को कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है, लेकिन अपने बयान में इसराइल का जिक्र नहीं किया। यह बयान सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम 15 अरकान की मंजूरी से जारी हुआ, जिनमें इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका रिवायती तौर पर अक़वाम मुत्तहदा में अपने इत्तेहादी इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी काउंसिल के बयान की हिमायत जो सिर्फ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय से ही मंजूर हो सकता था, ये इस बात की अक्कासी करता है कि अमरीकी सदर ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हुक्म पर होने वाले इस हमले से नाखुश हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने कशीदगी कम करने की अहमियत पर जोर दिया और कतर के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया। उन्होंने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत पर भी जोर दिया। ये बयान बरतानिया और फ्रांस की जानिब से तैयार किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने इस बात पर जोर दिया कि यरगमालियों की रिहाई और गजा में जंग का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह रहनी चाहिए, जबकि इस पर अक़वाम मुत्तहदा में इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि यह हमला एक ऐसा पैगाम भेजता है जो इस ऐवान में गूंजना चाहिए कि दहशत गर्दों के लिए कोई पनाहगाह नहीं है, ना गजा में, ना तेहरान में और ना ही दोहा में। हम दहशत के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल का ये इजलास पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था और इजलास की सदारत जनूबी कोरिया ने की। इस इजलास से अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए और इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए अक़वाम मुत्तहदा की सिक्योरिटी काउंसिल से इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा किया। Targeting Qatar is thus not only an attack on a sovereign state, but also an attack on diplomacy and mediation itself. Pakistan welcomes the Security Council's condemnation of the strikes in Doha and expression of support for the sovereignty and territorial integrity of Qatar in line with the principles of the UN Charter. The Council must go beyond, must hold Israel accountable, safeguard the role and protection of mediators engaged in peace efforts, and recommit to the centrality of international law and the UN Charter in maintaining international peace and security. Pakistan calls for an immediate, unconditional and permanent ceasefire across Gaza and all occupied Palestinian territories. Full and unimpeded humanitarian access to the besieged and starved Palestinian population, and reinvigoration of a genuine and irreversible political process to end the Israeli occupation, leading to the realization of a sovereign, viable, and contiguous Palestinian state based on the pre-1967 borders, with Al-Quds Al-Sharif as its capital. Pakistan stands shoulder to shoulder with the leadership and the brotherly people of Qatar in defense of their sovereignty, dignity, and territorial integrity. We remain steadfast in our commitment to uphold the principles of international law and the UN Charter, and to work with the international community to secure lasting peace in the Middle East. इसके अलावा आसिम इफ्तिखार ने इसराइल के नुमाइंदे को जवाब देते हुए कहा कि इसराइल के नुमाइंदे ने आज की बहस में शायद तमाम काउंसिल मेंबर्स की बात गौर से नहीं सुनी। हमारे ख्याल से ये बात नाकाबिल कबूल है, मज़े का खेज है। The representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. पाकिस्तान इसराइल के कतर पर हमले के बाद मुकम्मल तौर पर कतर के साथ खड़ा है, दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी ट्रंप इंतज़ामिया से अहम मुलाकातें तय हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी वाशिंगटन DC में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे, जबकि
मुतअद्दिद अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कतरी वज़ीर आज़म के हालिया दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात भी शामिल है। अगरचे इस मुलाकात के वक्त और मकाम के बारे में वजाहत नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए अमरीका गए थे। इस मौके पर उन्होंने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल जल्दबाजी में खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रहा है। इस सारी सूरत हाल में कल दोहा में इसराइली हमले में मारे जाने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी भी नमाज जनाजा में मौजूद थे। ऐसे में कतर की क़यादत में तशवीश भी बढ़ गई है। इस हवाले से CNN ने तफसीली तौर पर लिखा है कि कैसे इसराइली हमले ने अमन कायम करने की कतरी कोशिशों को सबूताज कर दिया है। CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीर की शाम को कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील हैया के सामने बैठे थे। दोनों इससे पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके थे, मगर अक्सर बातचीत बेनतीजा साबित हुई थी। लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अमरीका ने जंगबंदी की एक नई तजवीज़ पेश की थी जो गज़ा में तकरीबन 2 साल से जारी जंग को ख़त्म कर सकती थी, और कतरी वज़ीर आज़म खलील हैया पर इस मंसूबे को कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे थे। ज़राए के मुताबिक ये बातचीत रात 9:30 बजे ख़त्म हुई, लेकिन असल काम तो उसके बाद शुरू हुआ। जैसे ही खलील हैया रुखसत हुए, कतरी मुज़ाकरातकारों ने इसराइली नुमाइंदों को फ़ोन किया ताकि उन्हें इस इब्तिदाई जंगबंदी की कोशिश से आगाह किया जा सके। ज़्यादातर मंसूबे कतर और मिस्र की जानिब से आते थे, जो अमरीका, इसराइल और हमास तीनों से बराह रास्त बात कर सकते हैं। लेकिन इस बार ये मंसूबा बराह रास्त ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से आया था। कतरी मुज़ाकरातकारों ने गुज़िश्ता हफ्ते पेरिस में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की थी और सदर ट्रंप खुद इसमें पेशरफ्त देखने के ख्वाहिशमंद थे। इतवार को सदर ट्रंप ने यह मुआहिदा कबूल करने के लिए अपनी आखिरी वार्निंग जारी की और उन्होंने यह दावा भी कर दिया कि इसराइल ने इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया है और हमास भी करे। हालांकि इसराइली हुक्काम सिर्फ ये कह रहे थे कि वो इस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जिसके बाद ये जिम्मेदारी कतर पर आ गई कि वो इस तजवीज़ को एक मुआहिदे की शक्ल दे। कतरी और इसराइली मुज़ाकराती टीमों के दरमियान बातचीत सुबह 5 बजे तक जारी रही। हमास ने वादा किया था कि वो 12 घंटे बाद कतरी मुज़ाकरातकारों को जवाब देगी, लेकिन इसराइल के मंसूबे तो कुछ और ही थे और हमास की जानिब से दिया गया वक्त पूरा होने से पहले ही इसराइली मिसाइल दोहा की एक रिहायशी इमारत पर आ गिरे, जहां इसराइली इंटेलिजेंस के ख्याल में हमास की आला क़यादत मौजूद थी। CNN के मुताबिक उन्होंने इस रिपोर्ट के लिए इसराइल, कतर और अमरीका के 1 दर्जन से ज़्यादा हुक्काम और ज़राए से बात की ताकि उस ऑपरेशन के अहम लम्हात की टाइमलाइन तैयार की जा सके, जो मुमकिन तौर पर खित्ते को नई शक्ल दे सकता है, क्योंकि इस एक ही हमले में अमरीका की साख पूरे मशरिक़ वुस्ता में दाव पर लग गई। कतर और उसके हमसाया ममालिक सख्त बरहम हैं, अमरीका हैरान है और इसराइल ने किसी किस्म की निदामत का इजहार तक नहीं किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह से ज़्यादा अरसे तक इसराइल एक ऐसी फौजी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहा था जो डेयरिंग भी था और ढिटाई पर मबनी भी थी। यानी दोहा में हमास के आला रहनुमाओं पर हमला, ये शहर यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के लिए होने वाली बातचीत का अहम मरकज़ बन चुका था और यहाँ आला इसराइली हुकाम अक्सर आते जाते रहे थे। कतर पर हमला करना दरअसल एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला था जो जंगबंदी की बातचीत में अहम सालिसी किरदार अदा कर रहा है और जहां अमेरिका की बड़ी फौजी मौजूदगी भी है। दूसरी जानिब कतर के अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो चुके हैं। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जायद अरसे से दोहा में अल उदेद एयरबेस को खित्ते में अपनी सबसे बड़ी फौजी तनसीब के तौर पर इस्तेमाल किया है। 2022 में साबिक सदर बाइडन ने इस खलीजी रियासत को अहम गैर नेटो इत्तेहादी करार दिया था। मई में ट्रंप कतर का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर बने। सदर ट्रंप ने कतर को यकीन दहानी कराई कि हम इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस दौरान कतर ने अमरीका के साथ $1200 अरब की मुआशी शराकत दारी का वादा किया और ट्रंप के मुख्तसर क़याम के दौरान उनकी हुकूमत को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल के लिए एक जंबो जेट भी तोहफे में दिया गया। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल का भी कतर के साथ एक पेचीदा ताल्लुक़ रहा है। दोनों के दरमियान बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन कई सालों से दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान बाकायदगी से आमदो रफ्त होती रही है। कतर ने 1996 में इसराइल के साथ महदूद सतह के सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, लेकिन सन 2000 में दोहा में इसराइली तिजारती दफ्तर बंद कर दिया गया। ताहम इन ताल्लुकात में नुमाया इजाफा 2018 में हुआ जब नेतन्याहू ने कतर से गजा को करोड़ों डॉलर्स मुंतकिल करने की मंजूरी दी। ये रकम कतरी नुमाइंदे के जरिए नकद रकम की सूरत में बैग्स में ले जाई जाती थी, जो हमास के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों,
ज़रूरतमंद ख़ानदानों और बुनियादी सहूलियात के लिए मुख्तस थी। लेकिन गज़ा में जंग के आगाज़ के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नुमायाँ बिगाड़ पैदा हुआ है। इसराइली हुक्काम ने कतर पर बढ़ती हुई नाराज़गी का इजहार करते हुए इस पर हमास को पनाह देने और इस पर जंगबंदी के लिए काफ़ी दबाव ना डालने का इल्ज़ाम लगाया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि कतर पर हमला करना रिस्क लेने के काबिल है और हालिया हफ्तों में उसने इस पेचीदा और तवील फासले के मिशन की मनसूबाबंदी को तेज़ कर दिया। अब सवाल सिर्फ यह रह गया था कि हमला कब होगा। एक इसराइली अहलकार के मुताबिक इस कार्रवाई की इब्तिदाई मंजूरी पीर को दी गई और इसराइल की दाखिली सलामती की एजेंसी, जो कि हमास की निगरानी की बुनियादी जिम्मेदार है, उसके पास ये खुफिया मालूमात थी कि हमास के आला हुक्काम दोहा में इस अमरीकी तजवीज़ पर बातचीत के लिए जमा हो रहे हैं। ये वाज़े नहीं है कि आया ये वही मुलाकात थी जिसमें कतरी वज़ीर आज़म ने हमास पर मुआहिदा कबूल करने के लिए दबाव डाला था और इस कार्रवाई का अहम हदफ खलील हया थे। मगर इसराइल ने शनाख्त को मज़ीद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई को एक दिन के लिए मौखर कर दिया। हतमी मंजूरी हमले से सिर्फ चंद घंटे पहले दी गई और फिर मंगल की दोपहर मशरिक़ वस्ता के आसमानों में 10 से ज़ायद इसराइली लड़ाका तैयारे इस हमले के लिए रवाना हो गए। अब मसला सिर्फ फ़िज़ा पर नज़र रखने वाले अमरीकी रेडार थे। अमरीका का कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब अलुदैद एयरबेस पर बड़ा फ़ौजी अड्डा मौजूद है। ये वसी व अरीज़ अड्डा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाइया की ज़्यादातर कार्रवाइयों का मरकज़ है और कतर के पास भी खित्ते का एक जदीद तरीन अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम मौजूद है जो अमरीका के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मुंसलिक है। इसलिए इसराइल का अमरीका को इत्तला देना नागुज़ीर था, मगर इस तरह इत्तला देना कि कार्रवाई ख़तरे में ना पड़े, क्योंकि अगर बहुत पहले इत्तला दी जाती तो ट्रंप इंतज़ामिया के पास कतर को बताने का वक्त होता और कतर मुमकिन तौर पर हमास को मुतवक्के हमले के बारे में आगाह कर सकता था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि जब इसराइली लड़ाका तैयारे अपने हदफ की तरफ बढ़ रहे थे तो उस वक्त नेतन्याहू सेंट्रल इसराइल में शिन बेत के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर में मौजूद थे और दोपहर 3:46 पर 10 से ज़्यादा मिसाइल्स ने वस्ती दोहा की एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इसराइल ने जानबूझकर आखिरी लम्हे तक ट्रंप इंतज़ामिया को इत्तला नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे कि अमेरिका फौरी तौर पर कतर को आने वाले हमले के बारे में आगाह कर देगा। लेकिन वाज़ेह नहीं है कि इत्तला देने का अमल किस तरह अंजाम पाया और नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान बराह रास्त राब्ते के बजाय ये निहायत अहम इत्तला एक गैर मामूली रास्ते से अमेरिका तक पहुंची। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने ट्रंप को ऑपरेशन के बारे में बताया, फिर ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ को बताया और फिर स्टीव विटकॉफ ने कतरी हुक्काम को बताया। लेकिन जब तक कतरियों को कॉल मिली उससे पूरे 10 मिनट पहले हमला हो चुका था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल के लिए असल मसला अमेरिका था। ट्रंप ने कहा कि वो इस हमले के हर पहलू पर सख्त नाखुश हैं। ट्रंप के कुछ मुशीरों ने इस फैसले पर गुस्से का इजहार किया और कई इस बात पर बरहम थे कि उन्हें ना तो राय देने का मौका मिला और ना ही वो कतरियों को बर वक्त खबरदार कर सके। हमले के चंद घंटों बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से 2 अलग अलग फ़ोन कॉल्स पर बात की। ताहम एक इसराइली अहलकार के मुताबिक दोनों फ़ोन कॉल्स पर गुफ्तगू बहुत अच्छी रही, लेकिन इस वक्त इसराइल के सामने एक और बड़ा मसला खड़ा है। मंगल की रात हमास ने ऐलान किया कि इसराइल खलील हया समेत मुज़ाकराती वफ्द के बाकी अराकीन को कत्ल करने में नाकाम रहा, जबकि बुध की सुबह तक इसराइल के अंदर इस कार्रवाई की कामयाबी पर शकूक पैदा होना शुरू हो गए थे और चंद ही घंटों में ये शकूक मायूसी में बदल गए और ये हमला बिलाखिर इतना प्रिसाइज साबित नहीं हुआ जिसकी इसराइल ने तवक्को की थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके क़यूमाबाद से एक मुलजिम पकड़ा गया है जिसकी शनाख्त शबीर अहमद वल्द मोहम्मद शफीक के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से 100 से ज़ायद बच्चों की वीडियोस बरामद हुई हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक के मुताबिक पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया है कि मुलजिम 2011 में एबटाबाद से कराची आया था। 2016 में मुलजिम क़यूमाबाद मुंतकिल हुआ और शरबत का ठेला लगाया। मुलजिम 2016 से कम उम्र बच्चे और बच्चियों से बदफेली कर रहा है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मुलजिम 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को निशाना बनाता रहा। मुलजिम ठेले पर आने वाले बच्चों को इनाम का लालच देकर ऊपर घर में ले जाता था। पुलिस की इंटेरोगेशन रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि वो छोटी उम्र के 5 से 12 साल तक के लड़की और लड़कों को बदफेली का निशाना बनाता था, उनकी वीडियोस बनाता था। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम पकड़े जाने से पहले तकरीबन 100 बच्चे और बच्चियों के साथ बदफेली के जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है और मुलजिम ने इंकिशाफ किया है कि उसके पास वीडियोस उसके मोबाइल फ़ोन और USB में महफूज हैं। और इस हवाले से जंग अखबार में शाया होने वाली साकिब सकीर की खबर के मुताबिक डिफेंस थाने की हदूद क़यूमाबाद सी एरिया गली नंबर 18 में
शरबत की रेडी लगाने वाला मुलजिम अवाम के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम शब्बीर अहमद को इलाका मकीनों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद डिफेंस पुलिस के हवाले कर दिया। SSP साउथ महजूर अली ने बताया कि दौरान तफ्तीश मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB ड्राइव से मासूम बच्चों की 200 से ज़ायद वीडियोज़ मिली हैं, जिनमें से कई वीडियोज़ में मुलजिम खुद भी नजर आ रहा है। पुलिस ने 2 बहनों समेत 5 बच्चियों के साथ बदफेली के 4 मुकदमात अब तक दर्ज कर लिए हैं। बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस हैं। मुतासरा बच्चियों के मेडिकल मुआयने किए जा रहे हैं, जबकि मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और USB से मिलने वाली वीडियोज़ के जरिए दीगर बच्चों के हवाले से मालूमात हासिल की जा रही हैं। इसके अलावा सहाफ़ी इम्तियाज़ अली की खबर के मुताबिक पुलिस ने दावा किया है कि बच्चों से बदफेली करने वाले एक गिरोह के मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कम अज़ कम 10 सालों से कम उम्र बच्चे और बच्चियों को निशाना बना रहा था। DIG साउथ सैयद असद रजा ने बताया कि एक मुश्तबा शख्स इस वक्त हिरासत में है, जबकि उसके एक और मुबैना साथी की शनाख्त हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। मुलजिम को डिफेंस पुलिस ने क़य्यूमाबाद से मकामी लोगों की मदद से गिरफ्तार किया है। अगरचे ये कहना कबल अज़ वक्त है कि मुलजिमान ने कितने बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन तफ्तीशी हुक्काम का ख्याल है कि उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के जराइम के बारे में उस वक्त पता चला जब एक मुतासरा बच्ची ने मुलजिम की USB हासिल कर ली और USB में गाने डालने के लिए वो उसे दुकान पर ले गई, जहां दुकानदार ने USB में काबिल एतराज़ वीडियोज़ देखी और इलाके के लोगों को खबर दी, जिसके बाद इलाका मकीनों ने मुलजिम को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासरा बच्चियों के वालिदैन को बुलाया, जिन्होंने 3 मुकदमात दर्ज कराए हैं। DIG साउथ के मुताबिक इस केस की तफ्तीश के लिए खुसूसी टीम बना दी गई है, जिसमें DSP डिफेंस डॉक्टर सैफुल्ला, SHO और खवातीन पुलिस स्टेशन की अफसरान भी शामिल हैं। टीम रोज़ाना रिपोर्ट देगी और हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। आज इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब तक मुलजिम के खिलाफ 4 FIR सामने आ चुकी हैं, जिनमें वक़ूए की मुख्तलिफ तारीखें दर्ज हैं, मगर मुकदमात के इंदराज की तारीख 11 सितंबर की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं DIG साउथ सैयद असद रज़ा साहब। असद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले, इतने तवील अरसे तक ये मुलजिम और मुतादिद बच्चों के साथ ये सब करता रहा, उनकी वीडियोज़ बनाता रहा, क्यों नहीं पकड़ा गया, कैसे ये ऑपरेट करता रहा? जी शुक्रिया शाहज़ेब। जैसे कि आपने खुद जिक्र किया इस चीज़ का कि जो चाइल्ड सेक्स है या फिर जो पेडोफिलिया जिसको आम ज़ुबान में बोला जाता है, ये एक टिपिकल जो है वो सेक्स क्राइम है और उसमें जो भी एग्रेसर होता है, जो कल्प्रिट है, वो हमेशा अपना एक ताल्लुक जो है वो इस्टेब्लिश करता है अपने विक्टिम के साथ। इस केस के अंदर भी जो एग्रेसर था उसने जो मासूम बच्चों को उसने अपनी जो एक फ्रूट कार्ट थी जिस पर वो फ्रूट्स भी फरोख्त करता था और उसके अलावा वो शरबत की रेडी जो है वो भी लगाता था, उससे उसने बच्चों को ल्योर करना शुरू कर दिया। और जब वो बच्चे उस कंफर्ट जोन में आ गए तो उसके बाद उसने उनकी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उनको फिर अपनी हवस का निशाना बनाया। चूँकि इस केस के अंदर जो हमने देखा है अभी तक कि इस मुलजिम ने अपने विक्टिम के साथ ऐसा ताल्लुक बनाया हुआ था जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो किसी को भी इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे। ना उन्होंने इस चीज़ को किसी अपने पेरेंट्स को बताया, ना किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्क्लोज किया, ना ही किसी पुलिस अफसर को इस बारे में कोई इतला दी गई। इसी वजह से इस जो दरिंदे का ये जो फेल है वो लोगों से छुपा रहा और तब तक कि कोई ऐसा मौका मिला जिसमें इसको फुली डिस्क्लोज किया गया और उसके बाद इसके खिलाफ वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। मतलब और अभी तक क्या ये अकेला ही था या इसके कोई साथी भी था या कोई गिरोह है जो ये मिलकर ऑपरेट करता था? जी देखें, अगर इस क्राइम की या इस जो माइंड सेट है इस क्राइम के पीछे उसकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसका जो एक एसोसिएट था पहले, उसका भी उसने नाम बताया है, मगर वो हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो जो इसका एसोसिएट था वो 2019 के अंदर जो है वो किसी हादसे का शिकार होकर वो हलाक हो गया और उसके बाद उसने ये जो है ये सोलो काम करना शुरू कर दिया था। मगर जो मैं अगर इसकी बात करूं इसके बैकग्राउंड के अंदर, तो ये जो ऑफेंस है मैं यही समझता हूं कि इसके अंदर जो है अगर इसके मुहरकात देखे जाएं तो उसमें मुझे दिखाई देता है कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, वो भी इस क्राइम को जो है वो एक तो परपेचुएट करने में और उसको मोटिवेट करने में इस्तेमाल हुआ। क्योंकि जैसे जैसे मैंने इस क्रिमिनल का बिहेवियर जो है उसको स्टडी करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने ये एक कॉपी कैट किस्म का क्रिमिनल है जिसने
जो मेरी असेसमेंट है कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा जो कि इंटरनेट के ऊपर इस किस्म के जो जराइम है उसमें मुब्तला होते हैं, और उससे उसने मोटिवेशन लेकर और उन्हीं के जो मोडस ऑपरेंडी है उनको इस्तेमाल किया अपने फेल को जारी रखने के लिए भी, कमिट करने के लिए, और अपना जो जुर्म था उसको छुपाने के लिए भी। और उसके बाद जैसे जैसे वो ये क्राइम करता रहा तो उसकी वो प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग भी करता रहा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करता रहा। उसने एक अपनी डायरी मेंटेन की हुई थी, और उसके अलावा उसने अपने विक्टिम के साथ जो है एक ऐसा ताल्लुक जोड़ा हुआ था कि जिसकी वजह और से विक्टिम ये जो वीडियोस ये बनाता था, इसका क्या कोई इस्तेमाल करता था और ये पकड़ा कैसे गया फिर? जी, जैसे कि आपने इब्तिदा में बताया है कि ये जो क्रिमिनल है इससे अपने घर के अंदर ही अपने फ़ोन को इस्तेमाल करके ये वीडियोस बनाता था, और उसने उसके बाद इस फ़ोन को वो एक करीबी जो है वो मल्टीमीडिया इंटरनेट का जो है कियोस्क वहाँ पर ले जाता था, वहाँ पर उनको सबको डाउनलोड करके एक यूएसबी जो है उसमें सेव कर देता था। हमें अभी तक जो है तकरीबन 2 यूएसबी जो हैं वो मिली हैं, जिसके अंदर काफ़ी हमें वीडियोज़ मिली हैं। ऐसा मवाद मिला है जो कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंस बेस्ड है, और जिसके ऊपर हमने मज़ीद वीडियोस को क्या ये बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी और के लिए इस्तेमाल करता था ये? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं दी गई, मगर जैसा कि आप समझते हैं कि जो ऐसे किसी भी मवाद को स्टोर करना भी सरन जो है वो जुर्म है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अंदर जो आता है, पीका के तहत इसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंदर। तो हमने जो इसके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है उसमें पीका की एक्ट जो है उनको भी शामिल किया गया है। और ये भी बताइएगा कि एक जो एफआईआर है वो वकवा 2022 में हुआ और एफआईआर कल हुई है, और जिसमें जो बच्चे का वालिद है वो बता रहा है कि उनका जो बेटा है उसने आके हालांकि शिकायत की थी, मगर ये कहता है कि मैं एक गरीब आदमी था, इस वजह से बर वक्त रिपोर्ट नहीं करा सका। अब मुझे पता चला कि शब्बीर वल्द शफीक ने मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती की थी और अब उसने ये रिपोर्ट कराई है। यानी कि बच्चे ने बताया था वालिद को 2022 में, उसके बावजूद उसने रिपोर्ट नहीं कराई। अब ये रिपोर्ट्स हो रही हैं सर। जी ऐसा ही है शाहजेब के हमने जैसे ही हमें इस जुर्म का पता चला, विच इज़ अ वेरी हॉरिफिक क्राइम, तो उसको देखते हुए हमने जो इस कम्युनिटी के अंदर जो है वो एक आउटरीच का जो है वो सिलसिला शुरू किया है, और हम डिफरेंट जो इनके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको मिल रहे हैं, उनसे मिलकर उनको इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो अपने जो भी जो कंप्लेंट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, और इस दरिंदे को जो है इसकी जो सज़ा मिलनी चाहिए उसको प्रोसिक्यूट करने में हमारी मदद दें। हमने अभी तक तकरीबन 6 अफराद जो हैं उनको, उन पेरेंट्स को इस बात पे मोटिवेट किया, और उन्होंने फिर FIR भी दर्ज करवाई हैं, और इसमें इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद जो है अफराद को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जिन जिन के बच्चे जो हैं इस कम्युनिटी में जो रहते थे, जो विक्टिम्स हुए हैं, वो आगे आएँ और उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करवाएँ, FIR दर्ज करवाएँ, और उसके तहत फिर जो है इसको हम प्रोसिक्यूट कर सकें। बहुत शुक्रिया डीआईजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। परेशान कुन बात है, वो पूरा वाक़या ही बहुत परेशान कुन है, काबिल मज़म्मत है। मगर एक बच्चा, उसने अपने वालिद को 12 साल की उम्र में अब से 3 साल पहले बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। अब जब हक़ाइक़ सामने आए, मोहल्ले के लोगों ने इसको पकड़ा और उसके बाद उसने ये रिपोर्ट कराई है। अपने बच्चे को हमेशा सुने, जब वो कोई बात करे तो उसे कॉन्फिडेंस दें कि आप उसकी बात सुनेंगे, और उसी वक्त रिपोर्ट कराई जानी चाहिए थी। आपके बच्चे को हमेशा ये भरोसा होना चाहिए कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा वो वालिदैन को आके, घर के बड़ों को बताएगा, तो घर के बड़े एक्शन लेंगे, ना कि वो चुपचाप बैठ जाएंगे, जो कि इस केस में भी नज़र आ रहा है कि एक वाक़े में खुद वालिद बता रहा है कि उनके बेटे के साथ ये ज़्यादती हुई थी। बेटे ने आके बताया भी था, मगर बाप ने शिकायत नहीं की, और अब जाके 3 साल बाद उस वाक़े की FIR कराई है। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। इज़्दवाजी ताल्लुकात और निकाह के दौरान बीवी के नान नफ़क़े से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए अहम ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। बताया गया है कि मातहत अदलिया को कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, ख़वातीन के हवाले से अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया है। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस अकील अहमद अब्बासी भी शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर करदा इस फैसले में लिखा है कि यह मुकदमा इस्लामी कानून, आइनी हुकूक और मुआशरती हक़ाइक़ से जुड़े 2 बुनियादी सवालात उठाता है। पहला सवाल, मुस्लिम औरत को शादी के रिश्ते में नान नफ़क़ा कब से मिलने का हक़ हासिल होता है, और दूसरा सवाल, किन हालात में शौहर को
अपनी बीवी का नान नफका अदा ना करने की इजाज़त या मुआफ़ी मिल सकती है। यह मामला सिर्फ इस्लामी कानून की मौजूदा तशरीह का नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ निकाह और इस दवाजी रिश्ते के असल मफहूम से है। इसमें यह भी शामिल है कि शादी के रिश्ते में औरत की माली खुद मुख्तारी की हदूद क्या हैं, और इसमें आइन के इस वादे का भी ताल्लुक़ है कि हर फ़र्द की इज़्ज़त नफ्स, प्राइवेसी और मसावात को यकीनी बनाया जाए, ख़ानदान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और औरत को ज़िंदगी के हर शोबे में शरीक किया जाए। फ़ैसले में मज़ीद लिखा है कि ये सवालात जिस पस मंज़र में उठते हैं उसके मुख्तसर हक़ाइक़ ये हैं कि दरख्वास्त गुजार यानी बीवी और जवाब दहिंदा यानी शौहर का निकाह 2 नवंबर 2012 को हुआ था। हालांकि रुखसती बाहिमी रजामंदी से फरवरी 2013 में तय पाई थी, मगर शौहर ने 1 साल से ज़्यादा अरसे तक रुखसती को मौखर किया। फिर अक्टूबर 2013 में बीवी ने निकाह के वक्त से नान नफका का दावा करते हुए फैमिली कोर्ट फैसलाबाद से रुजू किया। बीवी ने नवंबर 2012 से अक्टूबर 2013 के बकाया जात समेत माहाना 25,000 रुपये नान नफका का मुतालबा किया था। शौहर ने तहरीरी जवाब तो जमा करवाया, लेकिन सुलह की कार्रवाई में पेश नहीं हुआ, जिस पर 12 मार्च 2014 को अदालत ने एकतरफा तौर पर फैसला देकर बीवी के लिए निकाह के आगाज़ से लेकर निकाह कायम रहने तक 3,000 रुपये माहाना नान नफका मुकर्रर कर दिया। फैसले से नाखुश होकर दोनों फरीकैन ने डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद की अदालत में फैसले के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। इस दौरान 2 मई 2014 को शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। 27 अक्टूबर 2014 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बीवी की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली और शौहर की अपील खारिज कर दी और नान नफका की रकम 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये माहाना कर दी, जो निकाह के बरकरार रहने तक अदा की जानी थी। यहाँ ये बात नोट करना अहम है कि अपील कोर्ट ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि अपील के दौरान ही जवाब दहिंदा यानी शौहर ने अपनी बीवी यानी दरख्वास्त गुजार को तलाक दे दी थी। इसके बाद दोनों फरीकों ने लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच किया, जहां 28 अप्रैल 2015 के अपने फैसले में अदालत ने शौहर की दरख्वास्त इस बुनियाद पर मंजूर कर ली कि क्योंकि निकाह के बाद रुखसती नहीं हुई थी या इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था, तो इसलिए बीवी नान नफका की हकदार नहीं है। यूँ बीवी की दरख्वास्त खारिज कर दी गई और मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे दिए गए। इसी फैसले के खिलाफ बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद लिखा है कि दरख्वास्त गुजार यानी बीवी के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हाई कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और फैमिली लॉ के तयशुदा उसूलों के खिलाफ है। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजार को निकाह के दिन से तलाक तक नान नफका मिलना चाहिए था, ख़ास तौर पर इसलिए कि शौहर ने मुस्तकिल तौर पर रुखसती करने और बीवी को उसके घर ले जाने से गुरेज किया। इसके बरक्स जवाब दहिंदा यानी शौहर के वकील उमर एजाज गिलानी एडवोकेट, जिन्हें अदालत ने मुकर्रर किया था क्योंकि शौहर ने वकील रखने से माजूरी जाहिर कर दी थी, उन्होंने कहा कि शौहर ने ख़ानदानी दबाव में आकर निकाह कर लिया था और रुखसती का कभी वादा नहीं किया था क्योंकि वो शुरू से ही इस रिश्ते से नाखुश था, इसलिए बाद में बीवी को तलाक दे दी। जवाब दहिंदा के वकील ने किताब अल हिदाया का हवाला देते हुए कहा कि बीवी को नान नफका का हक तभी मिलता है जब वो शौहर के घर मुंतकिल हो जाए। मौजूदा मामले में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनके मुताबिक मातहत अदालतों के फैसले कानून और हक़ाइक़ के गलत इतलाक़ पर मबनी थे और हाई कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर उन्हें कलअदम करार दे दिया। इसके बाद फैसले में मुख्तलिफ अदालती मुआवनीन के दलाइल का हवाला देने के बाद लिखा गया है कि हमने फरीक़ैन के वकला के दलाइल सुने हैं और अदालती मुआवनीन की दानिशमंदी से भी भरपूर फ़ायदा उठाया है। हमने ज़ेर बहस फैसले, मुतल्लिक़ा कवानीन और मुकदमे के रिकॉर्ड का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है, जिसके बाद अब हम ऊपर उठाए गए सवालात पर फैसला देने की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल कि एक मुसलमान औरत को शादी के रिश्ते में नान नफका कब से मिलने का हक़ हासिल होता है। इस हवाले से फैसले में मुख्तलिफ दीनी किताबों, समाजी और सकाफती प्रैक्टिसेस और आइन का हवाला देकर इस सवाल के जवाब में लिखा है कि इस्लामी उसूलों, आइनी और कानूनी प्रोटेक्शंस और अदालती प्रेसिडेंट को मजमूई तौर पर देखने से ये बात साबित होती है कि नान नफका का हक निकाह के कायम होते ही किसी शर्त के बगैर पैदा हो जाता है और ये शौहर पर एक लाजमी कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल यह है कि किन हालात में शौहर अपनी बीवी का नान नफका अदा करने की जिम्मेदारी से आज़ाद हो सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए फैसले में लिखा गया है कि अगरचे उमूमी उसूल ये है कि निकाह के कायम होते ही नान नफका वाजिबुल अदा हो जाता है, लेकिन क्लासिकल इस्लामी फ़िक़ा जूरिस्प्रूडेंस में चंद महदूद एक्सेप्शंस तस्लीम की गई हैं, जिनमें बीवी के रवैये की वजह से वक्ती तौर पर उसके नान नफका के हक़ पर असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर किताब अल हिदाया के मुताबिक अगर बीवी नाफरमान हो या ज़िद में आकर शौहर की इजाज़त के बगैर घर छोड़ दे तो वो अपने नान नफका के हक़ से महरूम हो जाती है जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती और सबमिट नहीं करती, क्योंकि इस दवाजी ताल्लुक़ की खिलाफ वर्जी उसके ज़िम्मे समझी जाती है, जबकि
डॉक्टर तंजीलुर रहमान इस बात को शर्त करार देते हैं कि बीवी पर शौहर का कंट्रोल होना नान नफ़क़े की जिम्मेदारी के लिए लाजमी है। अलबत्ता वो ये भी मानते हैं कि अगर शौहर अपनी ही किसी कोताही, जैसे कि अपनी कमज़ोरी या बीवी के साथ रहने से इनकार की वजह से बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता, तो इस सूरत में बीवी के नान नफ़क़े का हक़ ख़त्म नहीं होता। तारीख़ी तौर पर ऊपर बयान की गई तमाम तशरीहात और नुशूज़ के क्लासिक नज़रिए की ताबीर ख़ास तौर पर हनफी और हनबली मकातिब फ़िक्र में बीवी की फरमाबरदारी, इताअत या सरेंडर करने की शर्त पर मबनी रही है, जिसमें बीवी को शौहर के कंट्रोल या मिल्कियत में रखा गया है। इन तशरीहात ने इस दवाजी जिम्मेदारियों को सिर्फ इस दवाजी ताल्लुक़ के लिए बीवी की जिस्मानी मौजूदगी तक महदूद कर दिया है। इस तरह की महदूद सोच मकासिद शरीयत के मुनाफी है, जो इज़्ज़त, इंसाफ और इंसानी फलाह को तरजीह देते हैं। मोहम्मद हाशिम कमाली और जासिर औदा जैसे कंटेम्प्रेरी जूरिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि महज कवायद पर मबनी सख्त तशरीहात से हटकर मकसद पर मबनी सोच अपनाई जाए, जहाँ शरीयत को एक जिंदा और इखलाकी निज़ाम के तौर पर समझा जाए, जो बुनियादी हुकूक और बदलती हुई समाजी हकीकतों से हम आहंग हो। इसलिए शौहर को नान नफ़क़ा अदा करने से सिर्फ निहायत महदूद हालात में ही आज़ाद किया जा सकता है, और वो भी तब जब वो वाज़े और मजबूत सबूत के ज़रिए यह साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर इस दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है, जिसमें जज्बाती, रिहायशी और ताल्लुकाती पहलू शामिल हैं। इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर शौहर पर आयद होती है। फैसले में मजीद लिखा है कि अगर बीवी का साथ रहने से इनकार, जुल्म, नज़रअंदाजी, जबर, ज़बरदस्ती के रवैये या मुनासिब रिहाइश ना होने की वजह से हो, तो ये नुशूज़ या इस दवाजी रिश्ते को बिला जवाज़ रद्द करना नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर शौहर रुखसती नहीं करता, रिहाइश फराम नहीं करता, महर अदा नहीं करता या सफ़र के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात मसलन वीज़ा मुहैया नहीं करता, तो ऐसी सूरत में बीवी का शौहर के साथ ना रहना इस दवाजी रिश्ता तर्क करने के मुतरादिफ नहीं होगा। इन तमाम हालात में बीवी का नान नफ़क़ा पाने का हक़ बरकरार रहेगा। मज़ीद तशवीश की बात यह है कि बीवी के नान नफ़क़ा के हक़ को इस दवाजी ताल्लुक़ के सबूत से मशरूत करना एक नाकाबिल कबूल और आइनी तौर पर मशकूक मयार है। ये औरत को मजबूर करता है कि वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के निहायत निजी और हसास पहलुओं को अदालती कार्रवाई में ज़ाहिर करे, जो आइन के आर्टिकल 14 के तहत उसके हक़ इज़्ज़त और हक़ प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। इस दवाजी ताल्लुक़ के होने या ना होने का साबित करना, जो अक्सर नाकाबिल तस्दीक और फितरी तौर पर खुफिया मामला है, औरत को एक नामुमकिन सूरत हाल में डाल देता है और अदालती निज़ाम में उसकी कमज़ोरी को मज़ीद बढ़ा देता है। ऐसे हालात में नुशूज़ की ये तशरीह ना सिर्फ नज़रियाती तौर पर गलत है, बल्कि ये जबरी कंट्रोल और मुआशी ग़ुलामी को भी फ़रोग़ देती है। इन हालात में नान नफ़क़ा से इनकार करना दरअसल पिदरशाही रिवायात को एक हथियार बना देता है और इस्लामी कानून की अखलाकी बुनियादों को कमज़ोर कर देता है। लिहाजा इस इस्तिस्ना को निहायत महदूद रखा जाना चाहिए और इसे मकासिद शरीयत, आइन के आर्टिकल्स 14, 25 और 35 में दिए गए बराबरी, इज़्ज़त नफ्स और समाजी इंसाफ के उसूलों और प्रोग्रेसिव जूरिस्प्रूडेंस की रोशनी में दोबारा मुतय्यन करना ज़रूरी है। इन उसूलों के मुताबिक सिर्फ इस सूरत में नान नफ़क़ा रोका जा सकता है कि जब बीवी बिला जवाज़ और गैर माकूल तरीके से इस दवाजी रिश्ते को तर्क कर दे। ये दलाइल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दूसरे सवाल का जवाब देते हुए लिखा है कि शौहर को सिर्फ उसी वक्त नान नफ़क़ा अदा करने से इस्तिस्ना दिया जा सकता है कि जब वो वाज़े, मजबूत और कवी सबूत के ज़रिए ये साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर इस दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है, जिसमें जज्बाती, रिहायशी और ताल्लुकाती पहलू भी शामिल हैं। ये बात साबित करने की पूरी जिम्मेदारी शौहर पर आयद होती है। शौहर के हक़ में ये इस्तिस्ना भी निहायत महदूद होना चाहिए ताकि जेंडर इनइक्वालिटीज़ को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए एक मोहतात और हुकूक पर मबनी नुक्ता नज़र ज़रूरी है, ताकि नान नफ़क़ा औरत की मुआशी कमज़ोरी के ख़िलाफ़ एक ढाल बने, ना कि जबर का ज़रिया बन जाए। फैसले के अख्तिताम की तरफ जाते हुए मज़ीद लिखा गया है कि इस्लामी फ़िक़्ह की जदीद ताबीरात, कानूनी दफ़ात, आइनी ज़मानतों और अदालती प्रेसिडेंट्स को मजमूई तौर पर देखने से ये बात वाज़ेह होती है कि बीवी के नान नफ़क़ा का हक़ ना तो इस दवाजी ताल्लुक़ या रुखसती पर मुनहसिर है और ना ही शौहर की मर्ज़ी से मशरूत है। ये हक़ निकाह के कायम होते ही बिला शर्त वजूद में आ जाता है और शौहर पर एक लाजमी कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है। इस जिम्मेदारी को मुअत्तिल करने की वाहिद जायज़ बुनियाद सिर्फ उसी वक्त पैदा हो सकती है जब शौहर भारी शवाहिद का मयार पूरा करते हुए ये साबित करे कि बीवी ने बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर अज़दवाजी रिश्ता तर्क कर दिया है और यह रिश्ता सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि जज्बाती,
रिहायशी और ताल्लुकात ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को शामिल करता है। अगर ऐसा सबूत मौजूद ना हो तो शौहर पर नान नफ़का की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी। ये अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ इस्लामी कानून की मसावात पर मबनी रूह को मौसर बनाती है, बल्कि आइन के आर्टिकल 14 में इज़्ज़त नफ्स, आर्टिकल 25 में मसावात और आर्टिकल 35 में ख़ानदान के तहफ़्फ़ुज़ के वादे को भी मजबूत करती है। एक पिदरशाही मुआशरे में जहाँ औरत का मर्द पर मुआशी इन्हिसार अक्सर सिस्टमिक नाइंसाफ़ी को जन्म देता है, वहाँ नान नफ़का के हक़ को एक बुनियादी आइनी, कानूनी और इखलाकी हक़ के तौर पर महफूज किया जाना चाहिए। इस हक़ को महदूद करने की किसी भी कोशिश को सबसे सख्त आइनी और फ़िक़ही स्क्रूटनी के अमल से गुजारना लाजिम है। इस बहस के बाद अदालत ने खातून की दरख्वास्त पर फैसला देते हुए लिखा है कि इस बहस की रोशनी में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बीवी के नान नफ़का के हक़ को निकाह की तारीख से तस्लीम किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तय करदा फैसले के मुताबिक 5,000 रुपये माहाना होगा और इसमें इद्दत की मुद्दत का नान नफ़का भी शामिल होगा। ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है, इसे अपील में तब्दील करके कबूल किया जाता है, जबकि इससे जुड़ी सिविल अपील भी मंजूर की जाती है। अपील मंजूर करने के बाद फैसले में मज़ीद लिखा है कि इख्तिताम से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि अदालती ज़िम्मेदारी के एक बुनियादी पहलू यानी अदालती ज़बान के किरदार पर रहनुमाई दी जाए। फैमिली लॉ से जुड़े मुकदमात के फ़ैसलों में जज के अल्फाज का असर अदालत की चार दीवारी से कहीं आगे तक जाता है। इसलिए यह निहायत अहम है कि अदालती ज़बान इस अंदाज में इस्तेमाल की जाए जो हमारे आइन में दर्ज इक़दार को मजबूत करे, ना कि उन्हें कमज़ोर कर दे। हम इस बात पर तशवीश का इजहार करते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले में जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसमें कहा गया कि नान नफ़का का हक़ बीवी को जिनसी ताल्लुक के बाद हासिल होता है और इस रुकावट के ख़त्म होने के बाद शौहर पर बीवी का खर्च उठाना लाजिम हो जाता है। ये तर्ज़ बयान पिदरशाही सोच यानी ऐसा निज़ाम जिसमें मर्द के पास फैसला साजी का अख्तियार होता है, इस सोच की अक्कासी करता है। अदालतों की तरफ से फैमिली लॉ केसेस में इस्तेमाल होने वाली ज़बान सिर्फ इनफिरादी तनाज़ात को हल नहीं करती, बल्कि ये इस बात को भी तश्कील देती है कि मुआशरे में शादी और फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर हुकूक और जिम्मेदारियों को किस तरह समझा जाए। अदालती ज़बान एक रिवायत बनाने की क़ुव्वत रखती है जो इंसाफ को देखने, समझने और इस पर अमल करने के तरीक़े पर असरअंदाज होती है। सरेंडर या सबमिट जैसे अल्फाज पिदरशाही फ्रेमवर्क में जड़े रखते हैं और जेंडर हिरार्की और फीमेल सबऑर्डिनेशन के पुराने तस्वुरात को तक़वियत देते हैं। ऐसे अल्फाज औरत को शादी के रिश्ते में बराबर की पार्टनर के बजाय एक पैसिव रेसिपिएंट के तौर पर पेश करते हैं और इस तरह से उसके कानूनी और आइनी मकाम को कमज़ोर कर देते हैं। लिहाजा ये निहायत ज़रूरी है कि अदालती रीजनिंग और ज़बान आइन में दिए गए वक़ार, मसावात और बिला इम्तियाज़ होने के उसूलों पर मजबूती से कायम हो और साथ ही फ़रीक़ैन की ज़िंदगी की हकीकी सूरत हाल और मौजूदा समाजी तनाजुर की भी अक्कासी करे। जजेस ख़ास तौर पर फैमिली मुकदमात में सिर्फ इनफरादी झगड़ों के फैसले करने वाले जजेस नहीं होते, बल्कि वो इस्लाहकार और फ़िक्री रहनुमा भी होते हैं जो मुआशरे को तरक्की पसंद और इंक्लूसिव सोच की तरफ ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इन जजेस पर आइनी और इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी ज़बान अपनाएं जो सिनफी हसासियत और हकूक़ पर मबनी हो और औरत के मसावी कानूनी दर्जे को बतौर एक मुकम्मल और ख़ुद मुख्तार फ़र्द तस्लीम करे। अदालती फ़ैसलों में स्टीरियोटाइप से गुरेज किया जाना चाहिए, रवादारी को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए और हकीकी इंसाफ के उसूलों की अक्कासी की जानी चाहिए। आइन के तहत इस तब्दीली के किरदार को अदा करते हुए अदलिया सिर्फ कानून की तशरीह ही नहीं करती, बल्कि अपने हर लफ्ज़ के ज़रिए समाजी रवैयों को ढालती है और मसावात को आगे बढ़ाती है। ज़बान कभी गैर जानिबदार नहीं होती, ये या तो स्टेटस को मजबूत करती है या फिर मुआशरे को एक ज़्यादा मुनसिफाना और बराबर के मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।